चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस के दौरान स्टेज पर पहुंचे और तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। रिकॉर्ड तीसरी बार चीन के सर्वोच्च नेता चुने गए शी जिनपिंग ने वहां मौजूद 2000 से ज्यादा लोगों को खुद पर निष्ठा और भरोसा दिखाने के लिए शुक्रिया कहा। हमारी पहली एक्सपर्ट यू जिया चैटम हाउस में चीन मामलों की सीनियर रिसर्च फेलो हैं। वो बताती हैं कि माओ के उत्तराधिकारी देंग शियाओपिंग ने देश को नए रास्ते पर आगे बढ़ाया और बाजार की ताकतों के लिए दरवाजे खोल दिए। ये चीन के लिए टर्निंग पॉइंट था, जो कि हाई रिस्क, जिसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, जैसे कि शेयर्स हुए या दूसरी चीजें हुई, उसमें से लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू किया और निकाला तो उससे क्या हुआ, उससे वेल्थ मैनेजमेंट पे और वेल्थ क्रिएशन पे इंपैक्ट पड़ा। पहली चीज। दूसरी चीज, स्ट्रेन आया इकोनॉमी पे। तो चीन की इकोनॉमी 2020 के बाद से ही हम देख रहे हैं गिरावट में जा रही थी, मगर 2022 में तो बहुत ही ज़्यादा हमें उसमें डेंट पड़ता हुआ देखने को नज़र आया है। इसके कई सारे कारण हैं। एक तो जब मन आया स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया, भी ऐसा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जिसमें आदमी कदम भी घर से बाहर रख ले तो उसके सर पे बंदूक धर दी जाती थी, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। अब उसमें क्या होगा, उसमें वहाँ पे फैक्ट्रीज भी नहीं चल रही, उसमें बाकी सब भी नहीं चल रहा है, हर चीज़ में, क्योंकि लॉकडाउन तो सब चीज़ में रहेगा। इतना लंबे समय तक चल रहा है। लोगों को आप अपने बैलेंस नहीं निकालने दोगे, उनके जो बैंक अकाउंट में पैसा है वो आप उनको नहीं निकालने दोगे, आप अपने लोगों को डराओगे धमकाओगे, आप अपने पूर्व प्रधानमंत्री जिसकी बहुत ही अच्छी छवि थी, पूर्व राष्ट्रपति जिसकी बहुत अच्छी छवि थी, उसको आप कुर्सी से जबरदन उठवा देते हो, ऐसी बदतमीजी करते हो, तो पब्लिक आपके खिलाफ क्यों ना हो। देखिए, चाइना की हालत हुई नहीं, चाइना की हालत हमेशा से थी। अब ये फूट फूट के निकल के आ रही है। ये ऐसा नहीं कि अभी कुछ हालत हुई, इसकी हालत हमें, चाइना's इकोनॉमी वाज ऑलवेज अ फसाड। देखिए, इकोनॉमी अगर हम जीडीपी की ग्रोथ करें, दो तरह का होता है, तो ऑर्गेनिक जीडीपी होता है, इनऑर्गेनिक जीडीपी। हमें पब्लिक सेक्टर को मजबूत बनाना है और गैर सरकारी क्षेत्र की भी मदद करनी है। फिलहाल चीन की अर्थव्यवस्था में कई छेद दिखते हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। कोविड लॉकडाउन के चलते भी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। अनुमान है कि इस साल चीन आर्थिक उत्पादन के मामले में बाकी एशिया से पीछे रह जाएगा। तो इस उन्होंने महसूस किया कि मैन्युफैक्चरिंग हब होने के नाते आपके पास ठीक ठाक आधारभूत ढांचा होना चाहिए, अच्छे हाईवे हों, पर्याप्त संख्या में एयरपोर्ट हों और ऐसी ही दूसरी सुविधाएं हों। इसी तरह चीन को दुनिया की फैक्ट्री का दर्जा मिल सकता था। चाइना के बैंक्स इस समय $200 बिलियन के कर्जे में, मतलब नुकसान, कर्जा नहीं, नुकसान में जाते दिख रहे हैं प्रॉपर्टी क्राइसिस की वजह से। $200 बिलियन किसी भी इकोनॉमी को शेक करने के लिए, किसी भी इकोनॉमी को झकझोरने के लिए, ये $200 बिलियन का लॉस बहुत बड़ा लॉस होगा। मैंने एक बार बोला था, दिवाली के पैसे पे, उधार के पैसे पे दिवाली मनाओगे तो दिवाला निकल जाता है। वही बात यहाँ सच हो रही है। अब देखिए, चाइना का सबसे बड़ा जो सेक्टर था वो था रियल एस्टेट। 30% जीडीपी कंट्रोल करता। अगर वही बैठ गया, जो ऑटो होता ना हमारे, थ्री व्हीलर का एक टायर बैठ गया, तो खुद सोचिए क्या रह गया। चीन में आज जितने खरबपति हैं वो सब उसी पीढ़ी के हैं जिन्होंने तब निजी क्षेत्र का रुख किया या कारोबार शुरू किए। चीन साल 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। इससे निर्यात को बढ़ावा मिला। देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सामान आसानी से जा सके, इसके लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क तैयार किया गया। इसमें एक प्रॉब्लम और आई, जो लॉसेस थे वो इस पूरी क्राइसिस में लॉसेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घुसने शुरू हुए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने लोगों को रिट्रेंच करना शुरू किया, अपने प्रॉफिट्स बचाने के लिए लोगों को निकालना शुरू किया जो नौकरी से। जॉबलेसनेस का साइकिल, नौकरी जाने का साइकिल बनना शुरू हो गया और इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। सबसे हाथ मिला रहा था भाई, अगर जीरो कोविड तो उसे G20 आना नहीं चाहिए था ना, उसे G20 नहीं आना चाहिए था, उससे तो वहां कोविड हो जाता। अरे जनरल सेक्रेटरी को तुम्हारे कोविड हो गया भैया, तुमने तो कॉमन आदमियों को बंद कर रखा है। जो जनरल सेक्रेटरी जिसके आसपास तुम्हारे सारा पावर घूमता, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर,
उसको कोविड को कैसे एक्सपोज कर दिया। लंबे भाषण में उन्होंने अपनी नीतियों की तारीफ की। शी जिनपिंग ने दावा किया कि देश की आर्थिक सेहत उनकी प्राथमिकता है। 我们要构建高水平社会主义市场。 शी जिनपिंग ने कहा कि हम एक उच्च स्तरीय सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी बनाएंगे। हमें चीन के मूलभूत आर्थिक ढांचे में सुधार लाना है। 1/3 ऑफ चाइनीज इकोनॉमी प्रॉपर्टी है, तो कैसे प्रॉपर्टी को आप इग्नोर कर सकते हैं। मतलब 17 ट्रिलियन की इकोनॉमी बताई जाती है, उसमें से 6 ट्रिलियन के आसपास इंडिया की इकोनॉमी से बड़ा उसकी प्रॉपर्टी का मार्केट है। और प्रॉपर्टी का मार्केट अगर इतना बड़ा है जो कि आपका सडनली गायब होता दिख रहा है, तो इकोनॉमी तो कोलैप्स करेगी, नो डाउट अबाउट इट। था अब दोबारा बैंक्स ने क्या किया, बैंक्स ने रिवर्स रेपो लिया। रिवर्स रेपो मतलब सेंट्रल बैंक, जो कि हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है, उनके यहाँ एक चाइना का सेंट्रल बैंक है, उस सेंट्रल बैंक ने जो बैंक्स कस्टमर्स से डील करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, स्टेट बैंक है, दूसरे बैंक है, यूनियन बैंक है। इसीलिए बचत और निवेश के लिए लोग हाउसिंग मार्केट की तरफ गए। फिलहाल चीन के लोगों की घरेलू बचत का करीब 70% हिस्सा रियल एस्टेट में लगा है। चीनी अर्थव्यवस्था में प्रॉपर्टी मार्केट का 1/3 हिस्सा है, लेकिन अब कई खामियां भी नजर आने लगी हैं। खरीदार इसके लिए तैयार थे। प्रीपेड स्कीम चुनने की कई वजहें हैं। पहली ये कि इसमें घर सस्ते पड़ते हैं। जब मार्केट में पहले से बने घर उपलब्ध होते हैं, तब खरीदारों को ज्यादा रकम देनी होती है, तब उन पर डाउन पेमेंट देने का दबाव होता है। बीते 10 सालों से प्रीपेड स्कीम कामयाब है। और दूसरा स्टेज हो जाता है मोदी जी को, जो उन्होंने ऐप बैन किया था। ऐप बैन से ना चाइना के खिलाफ एक रेजिस्टेंट की जो लहर थी वो शुरू हो गई। चाइना क्यों 100 करोड़ लोगों को बंद कर रखा, आपने सोचा कभी? ये 100 करोड़ लोग बाहर जाएंगे, उनके काम है नहीं, काम है नहीं, तो सड़कों पे अराजकता मचेगी। अराजकता को प्रिवेंट करने के लिए चाइना ने 60% फूड ग्रेन दुनिया के रिजर्व कर लिए। निर्माण, तकनीक और उद्योग के क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति हुई। चीन की आर्थिक रफ्तार की दर दुनिया में सबसे तेज हो गई। It is no longer just about ideology. It is no longer just अब यहाँ सिर्फ विचारधारा और नेतृत्व के प्रति वफादारी दिखाने की बात नहीं थी। मुझे लगता है कि लोग अपनी आर्थिक संपन्नता के बारे में सोचने लगे थे। 160 से करीब 200 बिलियनर वहां मिसिंग है, वो एक और कहानी है। उसके अलावा आपका जो बैंक डिफॉल्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, करीब 1 ट्रिलियन तो बैंक्स डिफॉल्ट डिक्लेयर कर चुके हैं। अभी जब शी जिनपिंग आए तो जो स्टॉक मार्केट था उस पे करीब $100 बिलियन उड़ गए, $100 बिलियन उड़ गए आते ही। कोई भी चाइना का ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं जिसमें रिटर्न बचा, ऑल हैव कम टू जीरो रिटर्न। रिटेल सेल्स मई के बाद पहली बार डिप किए, गिरे 0.5%। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो 6.3% पे जा रहा था वो 5% पे आया है। दूसरा चीज, बैंक्स के पास लिक्विडिटी नहीं रह गई है। सेंट्रल बैंक ने सारे बैंक से पूछा है कि हमें सर्वे करके बताओ कि आपके पास लिक्विडिटी कितनी है, आपके पास पैसा है भी कि नहीं। जैसे हम देखते हैं, व्यापारियों का धंधा तभी तक चलता है जब तक उनका व्यवहार बहुत अच्छा हो। जहां वो थोड़ा सा भी 3-5 करना चालू कर दें, ज़्यादा हद से ज़्यादा, तब फिर उनकी व्यापार पर भी ग्रहण लगता हुआ नज़र आ जाता है। और ये जो बिजनेस करता है वो भी इस बात को जानता है कि भाई अगर आपको मीठा बोलोगे तभी आपका बिजनेस अब तक चल रहा है, वरना उसके बाद में आपको बिजनेस में भी दिक्कत आ जाती है। ये भी सब, ये तो मतलब दुनिया का सिद्धांत है, इसी सिद्धांत पर व्यापार चलता है। मगर चाइना के पास में चाइना पहली बात तो मिलिट्री पावर तो है नहीं। चाइना के पास में बिजनेस आप हटा दो तो और क्या है चाइना के पास में, और कुछ भी नहीं ना। चाइना के पास में बहुत ही ज़बरदस्त टाइप का कुछ टूरिज़्म है, ठीक है, जितना भी है, पर उससे कहीं ज़्यादा टूरिज़्म और देशों के पास में है और अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। मगर ना टूरिज़्म, ना ये, ना वो, ना दुनियादारी, कुछ भी आपके पास में ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से माना या तो आपका बहुत ज़्यादा सारे देश आपके पीछे भी चलते हो कि हाँ ये तो हमारा मसीहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ना ही जैसे सऊदी अरब जैसा कंट्री है, भले ही वो एक कंट्री है, पहली बार तो उसके पास में तेल है, एक बहुत बड़ी उसकी पावर है तेल, उसके पास में ज़मीन में तेल है, वो ज़रूरत है बाकी देशों की, वो भी अभी कम होता हुआ नज़र आ रहा है। मगर कम से कम बाकी जो 56-57 कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़, वो इसलिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं सऊदी अरेबिया के प्रति कि भाई उनके धरती पर ही मक्का मदीना है, और जिसके धरती मक्का मदीना है तो उसकी थोड़ी सीधी बात है, इस्लामिक वर्ल्ड में उसकी थोड़ी सी इज्जत ज़्यादा रहेगी। चाइना के पास में ऐसा कुछ भी नहीं। चाइना ने तो बल्कि दुश्मन बना रखे हैं अपने रिलीजन के नाम पे। चाइना तो साफ कहता है कि हम एथिस्ट हैं, हम तो एंटी क्रिश्चियन भी हैं, हम तो एंटी हिंदू भी हैं, हम तो एंटी इस्लाम भी हैं, हम तो एंटी सब कुछ हैं। वो तो कुछ
पाकिस्तान जैसे देश हैं जिनका कोई दीन ईमान नहीं, खाली कहने को पक्के मुसलमान हैं, वो भी कुछ नहीं बोलते कि वहाँ पे चाइना में जिस तरीके से शिनजियांग प्रांत में मुसलमानों के साथ में जो होता है उस पर भी कुछ नहीं बोलते। तो फिर उस टाइप के 2 नंबरी लोगों को अगर आप छोड़ दो तो बाकी जो लोग समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं, वो बाकी इस्लामिक कंट्रीज में वो मानते हैं कि हाँ चाइना में भी गलत हो रहा है। तो चाइना के इस दुश्मन ज़रूर हो गए रिलीजन की वजह से, दोस्त कोई नहीं हो पाया। कोई भी ऐसा फैक्टर चाइना के पास में नहीं है जिसके वजह से लॉजिकली सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है। इमोशनल सपोर्ट चाइना के पास में कुछ नहीं, भारत के पास में इमोशनल सपोर्ट बहुत बड़ा है। भारत के पास में जो कूद के अलग अलग देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं मोदी से मिलने, ऐसे नहीं आते, एक इमोशनल सपोर्ट है। ये एक तरीका है जो अलग अलग देशों की ज़रूरत में भारत ने उनकी मदद करी, बिना किसी शर्त के मदद करी। इससे कहीं ना कहीं आप किसी को भी गिफ्ट दोगे तो अगर वो बहुत ही ज़्यादा बकवास किस्म का व्यक्ति नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आपकी इज्जत करेगा थोड़ी बहुत कि हाँ भाई ये मेरे को इसने ज़रूरत पे मेरे को याद रखा, जब मेरे दुख तकलीफ का समय था तो इस फलाना व्यक्ति ने मेरी मदद करी। यही कारण है भारत के साथ में आज पूरी दुनिया में नजर आ रही है और चाइना अकेला अलग थलग पड़ गया है, बिजनेस भी उसके हाथ से निकलता है।